हेलो एवरीवन। मैं राजश्री आपको पढ़ा रही हूँ आधुनिक भारत का इतिहास। ये आप बीए थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम देख चुके हैं कि किस प्रकार अंग्रेज़ों ने भारत में जब प्रशासन संभाला तो उन्होंने भूमि कर एकत्र करने के लिए, अर्थात हम कह सकते हैं कि लगान को एकत्र करने के लिए विभिन्न प्रकार की नीतियाँ लागू की। उसमें एक था स्थायी बंदोबस्त जो उसने बंगाल में चालू किया, और दूसरा हम बात करेंगे आज रैयतवाड़ी व्यवस्था की। ये व्यवस्था भूमि लगान व्यवस्था में स्थायी बंदोबस्त से किस प्रकार भिन्न थी, इसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि इस व्यवस्था में कितने गुण थे और इसके क्या दोष थे। इस व्यवस्था से अंग्रेजों को कितना फ़ायदा हुआ और जो भारतीय रैयत थी, जो किसान थे, उनको क्या फ़ायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ, वो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक है आपका एग्ज़ाम की दृष्टि से, चाहे वो स्नातक स्तरीय एग्ज़ाम हो उसके लिए भी, और आगे चल के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं आपके आरएस आईएएस वगैरह, उसमें भी शॉर्ट नोट में या लेंदी क्वेश्चंस में ये टॉपिक पूछा जाता है कि भारत में भूमि लगान की व्यवस्थाएं कौन कौन सी थी। तो आज हम देखेंगे कि दक्षिण भारत तथा कुछ पश्चिमी क्षेत्रों में रैयतवाड़ी व्यवस्था अपनाई गई। रैयतवाड़ी बंदोबस्त कई वर्षों के निरंतर प्रयास के बाद स्वीकार किया गया था। जिस समय बंगाल प्रांत में स्थायी बंदोबस्त लागू किया जा रहा था, उसी समय दक्षिण भारत में अनिश्चय की स्थिति थी। अर्थात ये था कि दक्षिण भारत में, चूँकि बंगाल की परिस्थिति अलग है, दक्षिण भारत की परिस्थिति अलग है, तो वो देख रहे थे कि यहाँ कौन सी भूमि व्यवस्था लागू की जाए। इस समय निश्चित प्रशासन व अनौपचारिक लगान नीति के न होने से अनेक प्रकार की भूधारण रणनीतियां लागू की जा रही थी। कहाँ? दक्षिण भारत में। इनमें जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी वो सबसे सफल रही। 1792 में रैयतवाड़ी पद्धति को पहली बार 12 महल जिले में कर्नल रीड, जो उस समय मद्रास के गवर्नर थे, उन्होंने लागू किया। आपके शॉर्ट नोट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की गई, किस सन में लागू की गई और किसने लागू की। तो हम देख सकते हैं कि ये 12 महल जिले में लागू की गई, और किसने लागू की? कर्नल रीड ने। वो कौन थे? उसे मद्रास के गवर्नर। इसमें लगान समझौता जमींदारों से ना करके किससे किया गया था? किसानों से किया गया। हम पिछले टॉपिक में डिस्कस कर चुके थे कि इन स्थायी बंदोबस्त में जो सरकार थी उन्होंने जमींदारों से भूमि बंदोबस्त किया था। भूमि लगान जो वो जमींदारों से लेते थे, और जमींदार उस एरिया के जिम्मेदार थे, लेकिन इसमें किसानों से सीधा संबंध किया गया। ये 3 से 10 वर्ष की अवधि के लिए किया गया था। मद्रास का नया गवर्नर थॉमस मुनरो भी इस व्यवस्था का समर्थक था। यह पद्धति युवा प्रशासकों में बहुत लोकप्रिय थी, क्योंकि इसमें युवा कलेक्टर को अपना निजी योगदान दिखाने का भरपूर अवसर मिलता था। 1855 में रैयतवाड़ी व्यवस्था को उपज के 30% के आधार पर विस्तृत सर्वेक्षण के बाद उचित प्रकार से लागू किया गया। अर्थात पहले भूमि का सर्वेक्षण किया गया और उस भूमि की जो वास्तविक उपज होती थी उसका 30% लगान के रूप में हमें सरकार को, किसानों को देना पड़ता था। किंतु 1865 में लगान की दर कितनी कर दी गई? 50% कर दी गई, जो बहुत अधिक थी। अब हम देखेंगे कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के क्या गुण थे, कि इस व्यवस्था में कौन कौन से ऐसे गुण थे जिस कारण ये व्यवस्था फायदेमंद थी। पहला हम बात करेंगे कि इस लगान व्यवस्था में सैद्धांतिक रूप से रैयत अधिक स्वतंत्र थे, मात्र सैद्धांतिक रूप से, जबकि व्यवहारिक रूप में ऐसा नहीं था। दूसरा, इसमें निजी संपत्ति के लाभ अधिकतम व्यक्तियों में बांटे जा सकते थे। तीसरा, सरकार एवं रैयत के सीधे व प्रत्यक्ष संबंध थे, जिससे लोगों का सरकार की न्याय व्यवस्था और प्रशासन पर अधिक विश्वास होना स्वाभाविक था। अर्थात इसमें आपको पता है कि स्थायी बंदोबस्त में सरकार और जमींदारों से सीधा संबंध था, सरकार किसानों से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन इसमें जो सरकार के प्रतिनिधि कलेक्टर के रूप में सीधे किसानों से जुड़ते थे, इससे लोग, जो किसान थे, उनका सरकार से सीधा संबंध स्थापित हुआ। चौथा, जो कृषि क्षेत्र में मध्यवर्तियों के प्रवेश को न्यूनतम कर दिया गया, जिन्हें स्थायी बंदोबस्त में मान्यता प्राप्त थी। अर्थात अब रैयतवाड़ी व्यवस्था में सरकार और किसान के मध्य कोई बिचौलिया नहीं था। जमींदार के रूप में या सामंत के रूप में इस व्यवस्था में कोई नहीं था। सीधे सरकार किसान से समझौता करती थी
और सरकार ही उनकी जिम्मेदारी अपने कर की जिम्मेदारी लेता था। एक जो गुण इसका देखा गया वो था कि कृषकों को भूमि का स्वामी मान लिया गया था। अब भूमि उसकी व्यक्तिगत संपत्ति थी जिसे वह बेच सकता था, गिरवी रख सकता था अथवा कुछ समय के लिए ठेके पर भी दे सकता था। अर्थात अब जो स्थायी बंदोबस्त था उसमें जमीन का अधिकारी किसको मान लिया गया था? उसमें जमींदार को मान लिया गया था। अगर कोई किसान अपना भूमि ऋण नहीं चुका पाता था और ब्याज की अदायगी नहीं कर पाता था ऋण लिए हुए की, तो उसको भूमि से बेदखल करने का अधिकार किसको था? जमींदार को था। लेकिन इस व्यवस्था में क्या था? इस समय जो किसान था वो अपनी भूमि का खुद मालिक था। इसके अलावा कि सरकार ने उसका लगान निश्चित कर दिया था। उसको एक निश्चित मात्रा में 3 वर्ष के लिए या 10 वर्ष के लिए एक समझौता कर दिया जाता था। उसको हर वर्ष उतना ही लगान चुकाना पड़ता था। अब किसान जमींदारों के चंगुल से मुक्त होकर अपनी भूमि की उन्नति के लिए कार्य कर सकता था। ये सब जो गुण गिनाए गए रैयतवाड़ी व्यवस्था के, ये इस व्यवस्था के आरंभ में अंग्रेजों के द्वारा गिनाए गए कि इस व्यवस्था से ये लाभ हो सकते हैं। अब हम बात कर देंगे इसके व्यावहारिकता की या वास्तविक स्थिति की। ये है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या क्या दोष विद्यमान थे। पहला कि यह व्यवस्था जमींदारों से कई अधिक महंगी थी। जमींदारी जो व्यवस्था थी, स्थायी बंदोबस्त, उससे ये कई महंगी साबित हुई क्योंकि इसमें प्रशासन का कार्य भी बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गया, क्योंकि कलेक्टर को लगान एकत्र करने का कार्य अब सौंप दिया गया था। उससे क्या हुआ? स्थायी बंदोबस्त में जो लगान उगाई का कार्य किसका था? जमींदार का था। लेकिन रैयतवाड़ी व्यवस्था में सीधे कलेक्टर को लगान एकत्र करने का कार्य सौंपा गया, तो इससे उसका कार्यभार बढ़ गया। इसके अलावा लगान तय करने के लिए सरकार को अधिक गहराई से हिसाब का अध्ययन करना, जुताई की वास्तविक स्थिति जानना तथा संसाधनों की जानकारी प्राप्त करना आवश्यक हो गया था। यह प्रशासन के अतिरिक्त कार्य था और इसमें भ्रष्टाचार की संभावना भी अधिक थी, क्योंकि इसमें जो सरकारी कारिंदे होते थे वो भूमि की नापजोक करते थे, वो उसकी वास्तविक लगान का आकलन करते थे। तो इसमें घूसखोरी का भी अधिक चांस थे, क्योंकि अगर वो कोई किसान चाहे तो घूस देकर जो जमींदार, जो बड़े किसान होते थे, वो अपनी भूमि की जो वास्तविक नाप थी उसमें फेरबदल कर सकते थे या लगान की निश्चितता में फेरबदल करवा सकते थे। एक जो महत्वपूर्ण दोष था वो था कि इसमें कृषि क्षेत्र के दैनिक कार्यों में सरकारी हस्तक्षेप की संभावना बढ़ गई। कई बार ब्रिटिश अधिकारियों ने वही स्थान ग्रहण कर लिया जो स्थायी बंदोबस्त में जमींदारों का था। अर्थात स्थायी बंदोबस्त में जब किसानों से शोषण कौन करते थे? जमींदार करते थे। वही रैयतवाड़ी व्यवस्था में कौन करता था? सरकारी कर्मचारी करते थे। दक्षिण भारत की जो भौगोलिक स्थिति थी उसके बारे में भी अंग्रेजों को ज़्यादा जानकारी नहीं थी और वो गांव के एक भाग की भूमि के आधार पर ही जो उस गांव की जो अन्य भूमि थी उसका लगान निर्धारित कर देते थे। ऐसी स्थिति में भूमि कर भूमि की क्षमता से अधिक तय कर दिया जाता था। आपको पता है कि जो विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई भूमि है उसकी उपज अलग अलग होती है, क्योंकि वो उसकी परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। लेकिन कई बार जो सरकारी कर्मचारी थे वो अपनी काम को बचाने के लिए या अपनी मेहनत को बचाने के लिए उस गांव के या उस क्षेत्र की एक भूमि के आधार पर ही दूसरे भूमि का लगान भी निश्चित कर देते थे और इसका नुकसान किसको भुगतना पड़ता था? इसका नुकसान उस क्षेत्र के किसानों को भुगतना पड़ता था। एक जो महत्वपूर्ण जो दोष था वो था कि कंपनी के एक डायरेक्टर ने भी इसको गिनाया है कि मेरे विचार में इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस प्रथा का मुख्य लक्ष्य यही था कि जमीन से उत्पन्न उपज का अधिक से अधिक भाग लगान के रूप में सरकार के पास प्राप्त हो सके। ये तो हम सब जानते हैं कि अंग्रेजों की जितनी भी सारी नीतियां थी, चाहे वो भूमि लगान की नीतियां हों, चाहे वो औद्योगिकरण की नीतियां हों, चाहे वो अन्य नीतियां हों, उनमें सबसे जो प्रमुख उद्देश्य रहता था वो था कि येन केन प्रकारेण वो अपना गल्ला, अपना गुल्लक भरते रहें। उनको भारतीय किसानों की स्थिति, यहाँ की जो जितनी भी परिस्थितियाँ थी उनसे उनको कोई मतलब नहीं था। लगान की दरें अधिक निश्चित की गई। ताराचंद के अनुसार इसमें एक कृषक के पास जीवन निर्वाह के लिए अधिक नहीं बचता था। रमेश चंद्र दत्त के अनुसार एक छोटे से खेत में उत्पन्न संपूर्ण अधिशेष को लगान के रूप में ले लिया जाता था। अर्थात एक खेत में हमारी लागत के बाद जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम बेचते हैं, तो जो अधिशेष बचता है, मान लो हमारी उपज के उगाने में हमारे 100 रुपये खर्च हुए और जब हमने अन्न बेचा तो हमारे 120 रुपये आए, तो 20 रुपये वो किसान का प्रॉफिट है, वो भी लगान के रूप में चला जाता था। तो उसके पास अपने जीवन निर्वाह के लिए कुछ भी नहीं बचता था और किसानों को
किसकी शरण लेनी पड़ती थी? महाजनों की शरण लेनी पड़ती थी। किसके लिए? अपने जीवन निर्वाह के लिए या कई बार अपने लगान की अदायगी के लिए। और जो महाजन थे, जो सूदखोर थे, वो किसान की अज्ञानता का बहुत भरपूर फायदा उठाते थे और उनको ऊंची दरों पर ब्याज दिया जाता था। और जब वो ब्याज चुका नहीं पाते थे, अपना ऋण चुका नहीं पाते, तो उनकी जमीनें हथिया ली जाती थी। इस प्रकार किसान अपनी भूमि से हाथ धो बैठता था और वो एक कृषक मजदूर के रूप में आ जाता था। इस प्रकार भारत में निरंतर गरीबी भी बढ़ती चली गई। भूमि व्यवस्था के दोषों को 1852-53 के बीच कंपनी के चार्टर के लिए जो नवीनीकरण करना था, उसके लिए एक संसदीय जांच की गई, उसमें भी स्वीकार किया गया। इस विषय पर एक जांच आयोग की नियुक्ति की गई। इस आयोग की रिपोर्ट के उपरांत मद्रास सरकार ने 14 अगस्त 1853 को एक विज्ञप्ति जारी की। इसमें स्वीकार किया गया कि निसंदेह आज तक प्रत्यक्ष या परोक्ष भूमि करों के भारी दबाव के कारण कृषि का विकास अवरुद्ध हो रहा है। ये बात कृषि जो अंग्रेज सरकार थी, उसने भी ये चीज मानी थी कि निरंतर जो भूमि कर है, चाहे वो स्थायी बंदोबस्त के रूप में हो, चाहे वो रेतवाड़ी व्यवस्था के रूप में हो या किसी अन्य रूप में, इससे किसानों पर क्या बढ़ रहा है? इससे किसानों पर भार बढ़ रहा है लगान का, और इसीलिए कृषि का विकास अवरुद्ध हो गया है। साथ ही मिरासीदार अर्थात परंपरागत संस्थाएं जिन्हें विशेष अधिकार प्राप्त थे, कादिम जो गांव का मुखिया होता था, और बड़े किसान आदि के अधिकारों को भी इस चार्टर में पुनः स्थापित किया गया तथा ब्राह्मणों एवं ग्रामीण नेताओं के अधिकारों को भी अब स्वीकार किया गया। उपरोक्त विवेचन से हमें स्पष्ट है कि भूमि लगान की जो भी पद्धति अंग्रेजों ने शुरू की, उसका प्रमुख लक्ष्य क्या था? अधिक से अधिक लगान एकत्र करना था। और इसी कारण भारतीय किसानों को हमेशा से ही शोषण का शिकार होना पड़ा। वो निरंतर भूमिहीन होते चले गए और अकालग्रस्त हुए, अकाल मृत्यु को शिकार हुए और गरीबी निरंतर भारत में बढ़ती चली गई। तो इस प्रकार ये जो टॉपिक है वो आपका ख़त्म होता है। जब भी आपका टॉपिक आए तो रेतवाड़ी व्यवस्था के बारे में मूल्यांकन कीजिए या रेतवाड़ी व्यवस्था पर टिप्पणी कीजिए, तो आप बताएंगे कि कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई और इसके गुण और दोष क्या क्या थे। ओके, धन्यवाद।